न्यू चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और इसमें O2 ट्रांसपोर्ट और CO2 ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन डिजाइन होकर के आपको मिलेंगे। बाकी एक्सचेंज से भी कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, ब्रीदिंग से भी कुछ सवाल मिल सकते हैं। तो कुछ इधर उधर के टॉपिक हैं, स्पेशली जो वॉल्यूम और कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ से भी कुछ अच्छे सवाल मिल सकते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ विशेष दिया नहीं है, देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि पहले से ही पता है, पता नहीं कब बताए थे, कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमेशा होगा ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, चाहे वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, और फाइनली क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी जिससे कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल गैस है वो भी रिलीज होगी कब, कैटाबोलिक रिएक्शन में। तो काम की बात सिर्फ एक लाइन है कि जब कभी कोई कैटाबोलिक रिएक्शन होगी तो किसी सिंपल मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो फिर सवाल आता है कि कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे O2 कंटिन्यूअस प्रोवाइड होती रहे और CO2 कंटिन्यूअस रिलीज आउट होती रहे। कहाँ से? तो कह रहा है ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें O2 ले लो, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और CO2 जो लंग्स बॉडी में प्रोड्यूस हो उसको बाहर एलिमिनेट करो, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ब्रीदिंग। सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो कोई बेसिक विशेष सवाल यहाँ मिला नहीं है, जैसा कि इंट्रोडक्शन में हर जगह रहता है। हाँ, यहाँ से शुरू होता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि किस पर्टिकुलर आर्गन का, ऑर्गेनिज्म का कौन सा रेस्पिरेटरी आर्गन है। जैसे पहली लाइन लिखी है कि जब सभी लोगों का एक ही टारगेट है O2 लेना और CO2 निकालना, तो क्या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक जैसी होगी? तो कहोगे नहीं, वैरी करती, अलग अलग होते हैं। क्यों? अलग अलग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अलग है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का इसी नाते सबके ब्रीडिंग या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे तो यहाँ स्टिक करना शुरू करेंगे। स्पंज की बात करें या सिलेंटेटा की बात करें या फ्लैटवर्म की बात करें, O2 CO2 का एक्सचेंज किससे करेंगे? सिंपल डिफ्यूजन करेंगे कहाँ? एंटायर बॉडी सरफेस। लेकिन जैसे ही हम अर्थवर्म में जाएंगे, इसी काम के लिए कौन है, मॉइस्ट क्यूटिकल है। और अगर हम इंसेक्ट में जाएंगे तो इसी काम के लिए नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्रेकियल ट्यूब है। लेकिन अगर हम जाएंगे कहाँ, मोस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और कहाँ, मोलस्क, तो हमको क्या मिलेगा? तो इन दोनों में मिल जाएगा क्या हमको, गिल। और गिल क्या है? गिल से अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या कहोगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जबकि लंग्स के द्वारा जब रेस्पिरेशन होगा तो कहोगे क्या, पल्मोनरी। कौन यूज करेगा? तो सिर्फ 4 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, वो 4 ऐसे याद रखना है कि लोअर इनवर्टिब्रेट है, स्पंज है, सिलेंट्रेट है, फ्लैटवर्म है तो बॉडी सरफेस, अर्थवर्म है तो मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट है तो ट्रेकियल ट्यूब, एक्वेटिक मोलस्क और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है तो गिल, और ज्यादातर टेरेस्ट्रियल में क्या है, लंग्स। फिर स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस देखो, कह रहा वर्टिब्रेट में केवल फिश को छोड़ दीजिए। फिश क्या यूज करती है, गिल। बाकी एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल है, वो सब किससे करेंगे, लंग्स। एम्फीबिया में स्पेशल एक है कौन, जो रेस्पिरेशन किससे कर सकता है, तो मॉइस्ट स्किन से तो करेगा ही, साथ में लंग्स का, बस मॉइस्ट स्किन से होगा। तो 3 प्रकार के मिल गए रेस्पिरेशन को, एक मिल गया ब्रैंकियल, एक मिल गया पल्मोनरी और एक मिल गया क्यूटेनियस। ब्रैंकियल का मतलब गिल और पल्मोनरी का मतलब लंग्स और क्यूटेनियस का मतलब स्किन। फिर शुरू हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी। इन जनरल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से सवाल कम आता है, हमेशा मैकेनिज्म से सवाल आता है। जनरल कहानी है कि एक पेयर क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, कहाँ खुलता है, एबव अपर लिप। ये नेजल चैम्बर से होते हुए, नेजल पैसेज से होते कहाँ खुल जाएगा, नेजल चैम्बर।
अंततः कहाँ खुलेगा, फेरिंग्स। ये यहाँ स्टिक कर लो। फेरिंग्स क्या है, तो यहाँ से ये कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फूड और एयर। फिर फेरिंग्स कहाँ, फेरिंग्स लैरिंग्स रीजन के थ्रू कहाँ खुल जाएगा, ट्रेकिया। फिर लैरिंग्स के बारे में टिक कर लो, क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है, किसमें मदद करेगा, साउंड प्रोडक्शन। इसी नाते इसको कहते क्या है, साउंड बॉक्स। सब रटने वाला सवाल है, ये टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम स्वालोइंग करते हैं फूड का, तो कभी फूड हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में नहीं जाता है, तो क्या कॉन्सेप्ट देखो, तो ये यहाँ से टिक करें, ड्यूरिंग स्वालोइंग, खाना निगलने के दौरान जो ग्लॉटिस है उसको कवर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, उसका नाम। और क्यों कवर किया गया है, तो प्रिवेंट करना है किसकी, एंट्री, क्या, फूड किसमें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आया हुआ सवाल है, स्वालोइंग के दौरान ग्लॉटिस को कौन बंद करेगा, तो आंसर क्या देंगे, एपीग्लॉटिस। फिर शुरू हो गया ट्रेकिया, एक स्ट्रेट ट्यूब है, कहाँ से शुरू होगी, तो यहाँ लैरिंग से शुरू करके कहाँ तक आएगी, तो कहेंगे मिड थोरेक्सिक कैविटी तक आएगी, फिर डिवाइड कर जाएगी, किस लेवल पर, फिफ्थ थोरेसिक पर। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, किसमें, राइट और लेफ्ट क्या कहोगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग्स में, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में। प्रत्येक ब्रोंकाई रिपीटेड डिवीजन करेगा, बनेगा सेकेंडरी, टर्सरी, फिर क्या बनेगा, ब्रांकियोल। और ब्रांकियोल आखिरी में क्या, वेरी थिन। अगर ये टर्मिनल ब्रांकियोल है तो ये वाला क्या होगा, इनिशियल ब्रांकियोल होगा। तो पहले होगा ट्रेकिया, फिर ब्रांकाई, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर इनिशियल और फिर टर्मिनल। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लें 10 इस जगह से। ट्रेकिया हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, और चाहे इनिशियल ब्रांकियोल, तो किसको छोड़ दिया, टर्मिनल ब्रांकियोल और एल्विलाई को छोड़ दिया। ये सब के सब सपोर्टेड होते हैं किसके द्वारा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग किस किस को सपोर्ट करती है, तो क्या बताओगे, ट्रेकिया को, प्राइमरी को, सेकेंडरी को, टर्सरी और इनिशियल ब्रांकियोल को। फिर शुरू करिए, प्रत्येक टर्मिनल ब्रांकियोल, ईच टर्मिनल ब्रांकियोल से क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ, ढेर सारी, अंडरलाइन करेंगे, थीन कामा इरेगुलर वाल्ड, और कैसे, वेस्कुलराइज, और कैसे, बैग लाइक। नाम क्या, तो पलट देते हैं, एल्वियोलाई कहाँ से निकली हैं, टर्मिनल ब्रांकियोल। तो एल्वियोलाई की डक्ट भी होती है, देखो नेटवर्क किसका, ब्रांकाई का, ब्रांकियोल का और एल्वियोलाई का, कहाँ पाया जाता है, कंप्राइजेज इन लंग का मतलब समझ लीजिए, कौन सी ट्यूब है जो लंग्स के अंदर नहीं पाई जाती है, तो ट्रेकिया नहीं पाई जाती है। देखिए क्या क्या है, क्या क्या है, ब्रोंकाई मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और क्या, और क्या, ये सब कहाँ है, लंग्स के अंदर। हमारे पास कितने लंग्स हैं, तो 1 पेयर, इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात ये है, हम लोगों के जो लंग्स हैं वो कवर हैं डबल लेयर, किसके द्वारा, प्लूरा। साथ में क्या पाया जाएगा, प्लूरल फ्लूइड, क्या करेगा, फ्रिक्शन ऑन द, तो ये एसर्शन रीजन में भी मिल सकता है कि प्लूरल फ्लूइड क्यों पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड क्यों पाया जाता है, तो आप कहोगे उसको फ्रिक्शन घटाना है, कहाँ, लंग्स के सरफेस पर। बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है, तो कहोगे थोरेसिक, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है, तो कहोगे थोरेसिक लाइनिंग, जबकि इनर वाली मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है, लंग्स। ऐसा हिस्सा पूरा पैसेज याद रखिएगा, ट्रेकिया से लेके एल्वियोलाई तक, कह रहा ऐसा हिस्सा जो नॉस्ट्रिल से शुरू हो और कहां तक जाए, टर्मिनल ब्रांकियोल। देख लीजिए
एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रांकियोल तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रांकियोल तक, इसको कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। जबकि एल्वियोलाई हो और उसकी डक्ट, क्या बनाती हैं? तो कहोगे रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। ये लाइन टिक कर लो, नीट में 2 बार पूछी जा चुकी है। कंडक्टिंग पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट के काम, जैसे देखो पहला सवाल, कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? तो ट्रांसपोर्ट करो एयर को, कहां तक? दूसरा, क्लियर करो एयर को, कहां से? तीसरा, ह्यूमिडिफाई करो एयर को, और चौथा, एयर के टेम्परेचर को किसके बराबर ले आओ? बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट का काम क्या है? तो कहोगे यही एक्चुअल डिफ्यूजन करता है, किसका? O2 और CO2। सवाल ऐसे पूछ रहा है कंडक्टिंग पार्ट कौन सा काम नहीं करता है? तो ऑप्शन में ये रहता है डिफ्यूजन। 2 बार यही सवाल आया है, कंडक्टिंग पार्ट कौन सा काम नहीं करता है? तो कहोगे डिफ्यूजन नहीं करता है, किसका? O2 और CO2 का। लंग्स कहाँ रखे हैं बेटा? तो कहोगे थोरेसिक चैम्बर में। बस थोरेसिक चैम्बर की बाउंड्री याद रखना है, ये एक एयर टाइट चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर जिसको कहते हैं, इसमें डार्सल की तरफ, डार्सल का मतलब पीछे की तरफ, क्या मिलेगा? वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रल का मतलब आगे की तरफ, क्या मिलेगा? स्टर्नम। लेटरल का मतलब साइड, तो साइड में क्या मिलेगा? रिब। और नीचे तरफ क्या मिलेगा? डोम शेप डायाफ्राम। ये आप रटे रखेंगे, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, आगे कौन, पीछे कौन। ठीक है। एनाटॉमिकल सेटअप, एनाटॉमिकल सेटअप लंग्स का हमारे थोरेक्स में कुछ इस प्रकार से है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए कि अगर हम कोई बदलाव कर दें किसमें? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो वो बदलाव हमको कहाँ देखने को मिलेगा? इधर डायग्राम से देखिए, इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये लंग्स है, तो लंग्स के अंदर कौन सी कैविटी होती है? पल्मोनरी कैविटी। और ये मान लेते हैं थोरेक्स है, तो थोरेक्स के अंदर थोरेसिक कैविटी। इधर देखो, यहाँ क्या है? थोरेसिक कैविटी। और ये क्या है? तो यहाँ देखो लिखा क्या है, कह रहा अगर कोई चेंज हम कहाँ कर दें तो वही चेंज कहाँ दिखाई पड़ेगा? देखो कैसे, अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दें तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर किसी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। यहाँ जो प्रेशर, उसका नाम क्या नाम है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अब आराम से बताओ, अगर हम ये कहें कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया है तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या क्या होगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा। और अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटेगा तो एयर अंदर आएगी और क्या हो जाएगा? इंस्पायरेशन। उल्टा कर लेते हैं, अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम कर दें तो पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर बाहर निकल जाएगी। तो यही रियल कॉन्सेप्ट है। कह रहा ये ऐसा अरेंजमेंट जरूरी है, किसके लिए? ब्रीदिंग। क्योंकि हम क्या नहीं कर सकते हैं? वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर, मतलब चेंज। हम क्या नहीं बदल सकते हैं? हम पल्मोनरी वॉल्यूम सीधे बदल नहीं सकते, तो बदलेंगे कैसे? तो अगर हमको पल्मोनरी वॉल्यूम बदलना है तो हम क्या बदल दें? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदल दें। तो एक लाइन याद रखेंगे, अगर थोरेसिक वॉल्यूम ज्यादा तो पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम। अगर थोरेसिक वॉल्यूम कम तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये आप याद रखिएगा, ये पूरी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अरेंजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम सीधे पल्मोनरी वॉल्यूम बदल नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आता है स्टेप्स। तो स्टेप बहुत सारे हैं। पहला स्टेप है ब्रीदिंग, जिसमें एटमॉस्फेयर की एयर आएगी
और CO2 रिच एल्वुलाई की एयर बाहर जाएगी। दूसरा है एक्सचेंज, कहाँ, एल्वुलाई की सरफेस पर। तीसरा है ट्रांसपोर्ट, किससे, ब्लड। चौथा है फिर एक्सचेंज, कहाँ, ब्लड और टिश्यू के सरफेस पर। और पांचवा है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जो O2 है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वो डायग्राम से आप देख लेंगे। एक्सरसाइज पहुंच गए सीधे हम लोग, ये रहा, देख लीजिए। 5 स्टेप यहाँ ऐसे हैं, एयर आए और एयर जाए, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग। यहां से O2 इधर आए और CO2 इधर जाए, ये क्या है, एक्सचेंज। फिर ये ट्रांसपोर्ट नीचे गया, ये ट्रांसपोर्ट ऊपर, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये देखो फिर O2 इधर आई और CO2 इधर गई, फिर से क्या, एक्सचेंज। और अंदर इस्तेमाल करके CO2 बनी, ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कुल 5 स्टेप हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना क्या है, कैसे एयर आएगी, कैसे जाएगी, कैसे एक्सचेंज होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, फिर कैसे एक्सचेंज होगा। तो दोनों एक्सचेंज हम एक साथ पढ़ लेंगे। तो मेन 3 चीजें पढ़नी है, हमको ब्रीदिंग पढ़नी है, हमको एक्सचेंज पढ़ना है और हमको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। ब्रीदिंग में सिर्फ 2 क्वेश्चन आप याद रखोगे जो सबसे काम की है। इंस्पायरेशन अगर आप करना चाहते हो तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, कम। और अगर एक्सपायरेशन करना चाहते हो तो लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा। बस यही 2 सवाल हैं। कैसे अंदर का प्रेशर कम ज्यादा होगा, तो इसको समझिए। लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर कम करना चाहते हो तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ा लोगे। वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम केवल 2 लोग बदलते हैं, एक का नाम डायाफ्राम, एक का नाम इंटरकास्टल मसल। बस डायाफ्राम ऐसे चेंज करेगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इस दिशा, इसको कहते हैं एंटीरो पोस्टीरियर। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अगर ऐसे बढ़ाओ तो ये क्या है, डार्सोवेंट्रल। बस यही याद रखिएगा। ब्रीदिंग में 2 घटनाएं होनी है, एक कौन सा और एक कौन सा। इंस्पायरेशन वो है जिसमें एटमॉस्फेयर की एयर अंदर आएगी और एक्सपायरेशन वो है जिसमें एल्वुलाई की एयर बाहर जाएगी। एयर चाहे अंदर आ रही हो चाहे बाहर जा रही हो, ये तभी होगी जब क्या हो जाएगा, प्रेशर का अंतर हो जाएगा। किसके बीच, लंग्स और एटमॉस्फेयर। ये पॉइंट टिक कर लो। इंस्पायरेशन कब होगा, तो कहोगे जब प्रेशर विद इन लंग्स, मतलब क्या हो, कम हो, किससे, और कम होने का मतलब कहां हो, लंग्स में, किसके रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से एक्सपायरेशन कब होगा, तो जब लंग्स के अंदर का प्रेशर मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए, किससे, मतलब पॉजिटिव प्रेशर हो जाए। ये काम कौन कराएगा, डायाफ्राम और स्पेशल सेट ऑफ मसल, नाम एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकास्टल मसल। यही मदद करेंगे किसमें, जनरेशन ऑफ ग्रेडियंट। ये टिक कर लो। इंस्पायरेशन की शुरुआत कौन करेगा, तो कहोगे कॉन्ट्रैक्शन, किसका, डायाफ्राम। क्या बढ़ेगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, किधर की तरफ, साथ में कॉन्ट्रैक्शन किसका कर दोगे, किसका, एक्सटर्नल। तो क्या उठ जाएगा, रिब और स्टर्नम। और जब रिब और स्टर्नम उठेगा तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, किस दिशा में, तो आराम से याद रखेंगे। किसका किसका कॉन्ट्रैक्शन किया, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन किया, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, किस दिशा में। और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का किया तो थोरेसिक लिफ्ट अप कर गया रिब और स्टर्नम, तो थोरेसिक कैविटी बढ़ी किधर, डार्सो और वेंट्रल। बस ये याद रखिएगा। ओवरऑल बढ़ी ही तो है क्या, तो क्या बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम। और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या घट जाएगा और कितना हो जाएगा, लेस देन।
और अगर अंदर कम हो गया तो एयर कहाँ से आए, बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, तो पढ़ देते हैं इंस्पायरेशन में क्या 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 हुआ। तो तीन ही चार घटनाएं हुई हैं। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया है एक बात, दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो रिब और स्टर्नम उठ गए हैं। थोरेसिक कैविटी इधर की तरफ बढ़ी है, इस दिशा में बढ़ी तो, और इस दिशा में बढ़ी तो अंततः थोरेसिक वॉल्यूम ज्यादा तो पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, एयर अंदर आ गई। क्या कहोगे, बस जितना कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए वो सब क्या कर दीजिए, जैसे रिलैक्स करोगे डायाफ्राम कहाँ चला जाएगा, अपनी जगह पर। तो थोरेसिक कैविटी छोटी, ये भी छोटी। जैसे ही रिलैक्सेशन करोगे डायाफ्राम का और किसका, तो डायाफ्राम कहाँ चला जाएगा, अपनी जगह, और स्टर्नम भी कहाँ चली जाएगी, नॉर्मल पोजीशन। इससे क्या घट जाएगा, अभी मैंने बताया थोरेसिक वॉल्यूम अगर घटा तो, अगर पल्मोनरी वॉल्यूम घटा तो क्या बढ़ जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ गया तो एयर अंदर से बाहर निकल जाएगी, हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में तो केवल रिलैक्सेशन किया है, कॉन्ट्रैक्शन किसमें किया है, इंस्पायरेशन। एक और खास बात है, कह रहा है हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ किसकी, और एक्सपायरेशन किसकी मदद से, तो कहोगे एडिशनल मसल कहाँ, एब्डोमेन की मसल से सांस लेने और सांस निकालने की क्षमता चेंज कर सकते हैं। ये रटना है। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी आदमी कितनी सांस लेगा, 12 से 16 पर मिनट। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके द्वारा, स्पायरोमीटर। और इसका क्या पर्पज है, क्लिनिकल असेसमेंट, हमारे पल्मोनरी फंक्शन या फेफड़े कैसा काम कर रहे हैं। यहां से कुछ ना कुछ एग्जाम में सवाल आ ही जा रहा है। सिर्फ 4 वॉल्यूम है, आराम से सुनेंगे याद हो जाएगा। क्या, वो वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पायरेशन में आए या नॉर्मल इंस्पायरेशन में निकल जाए, वो टाइडल वॉल्यूम। फिर से, वो वॉल्यूम जो नॉर्मल में आए या नॉर्मल में जाए वो टाइडल वॉल्यूम। जो फोर्सफुल में आए, लंबी सांस लेके जो एक्स्ट्रा एयर आ जाए उसका नाम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो निकल जाए वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुल के बाद भी जो रह जाए वो रेजिडुअल। बस 4 ही वॉल्यूम है केवल, नॉर्मल में आए या नॉर्मल में जाए, फोर्सफुल में जो एडिशनल आए और फोर्सफुल में जो एडिशनल जाए और जो ना निकल पाए, बस यही 4 हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर या तो क्या कर लीजिए, या तो क्या कर लीजिए, ये क्या लिखा है तो लगभग कितनी होती है, तो मिनट का निकालोगे तो 6000 से 8000 ml। अब क्या लिखोगे, पर मिनट। ये वैल्यू एक बार की है और ये 12 से 16 बार की है। मिनट भर का मतलब 12 से 16। फिर देखो डिफिनीशन में लिखा IRV, यहाँ देखो लिखा स्पष्ट, क्या लिखा है, एडिशनल। एडिशनल किसके द्वारा आ जाए, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के द्वारा। तो IRV कहोगे कितनी, 2500 से 3000। फिर देखो फिर लिखा है एडिशनल, किसमें निकल जाए, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितनी, ये एडिशनल है मतलब टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के है। वो वॉल्यूम जो अंदर रह जाए किसके बाद, उसका नाम रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी, तो वैल्यू आप रट लीजिएगा कि 2500, पहले 500 है, 2500 से 3000 है, 1000 से 1100 है और 1100 से 1200। फिर आएगा कैपेसिटी। जब वॉल्यूम हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, कैपेसिटी। तो देखो कैपेसिटी कैसे बनेगी, पहली IC
आईसी मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। जब कैपेसिटी की डिफिनीशन आप पढ़ोगे आपको ये शब्द बार बार लिखा मिलेगा, टोटल, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन क्या करे, इंस्पायर करे, किसके बाद, नॉर्मल, सामान्य सांस निकाली तो टाइडल वॉल्यूम ही तो निकालोगे, फिर कह रहा फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लो, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे तो दो सांसें अंदर आएंगे, एक आएगी टाइडल वॉल्यूम और एक आ जाएगी आईआरवी। तो इसमें आईसी में क्या आया, टीवी प्लस आईआरवी, इसका उल्टा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन अब क्या करेगा, बस आफ्टर यहाँ क्या लिखा है, नॉर्मल, सामान्य सांस लिया 500 ml लिया, फिर फोर्सफुल, तो दो ही तो निकलेंगे, टाइडल निकलेगी और ईआरवी निकलेगी, इसी नाते ईसी इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी, सबकी वैल्यू रख के जोड़ लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, बस किसके बाद, अगर नॉर्मल की जगह लिखा हो फोर्सफुल तो बदल जाएगा, अगर फोर्सफुल यहां लिख देगा तो आंसर क्या कहोगे, और अगर नॉर्मल लिखेगा तो क्या कहोगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें कौन आएंगी, ईआरवी और आरवी, अंदर दो रह गई, कौन सी, एक ईआरवी और एक आरवी। ईआरवी वो है जो निकल सकती है, आरवी वो है जो नहीं निकलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। टिक करें, इसकी दो डिफिनीशन है, मैक्सिमम, ये शब्द आपको कहीं लिखा नहीं मिला है ना, यही देखो लिखा मिला है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन क्या कर सकता हो, ब्रीद इन, किसके बाद, ये महत्वपूर्ण है, बस सारा खेल आफ्टर का है, किसके बाद, तो पहले फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लीजिए, फिर अधिकतम कितनी अंदर आ सकती है, तो देखो क्या आ सकती है, अंदर आ सकती है टीवी तो पहले आएगी, और क्या आएगी, ईआरवी, और क्या आएगी, आईआरवी, तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी और प्लस ईआरवी, ये याद रखिएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4600 ml आएगी, 4600 ml आएगी। इसकी दूसरी डिफिनीशन उल्टा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद, अब आउट करना है, यहां क्या था, आउट करना, तो अब किसके बाद करोगे, तो या तो पहले इंस्पायरेशन कर लो फिर एक्सपायरेशन करो, या पहले एक्सपायरेशन करो फिर इंस्पायरेशन करो, आंसर इतना आएगा। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट मतलब भर सकते हैं, कहां, कब, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, अब कितनी भर सकते हो, तो देखो ये तो परमानेंट वहीं रहती है, ये तो परमानेंट वही रहती है, ये भी रहती है, लेकिन कभी कभार निकाल लेते हो, ये बाहर से खींच के भर दो और ये बाहर से खींच के भर दो, तो क्या होगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। ये क्या लिखा है, ये वाइटल कैपेसिटी लिखा है, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल टू वीसी प्लस आरवी, तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस क्या, आरवी। ये भी एक फार्मूला है, टोटल में से क्या घटा दो, टोटल में से क्या घटा दो, तो ऐसे भी तो कह सकते हो, टोटल अगर निकालना है तो वाइटल कैपेसिटी में क्या जोड़ दो, वाइटल कैपेसिटी में आरवी जोड़ दो, तो और अगर आरवी घटा दो तो क्या मिल जाएगा, तो ये माइनस वाला फार्मूला भी याद रखिएगा, एक बार माइनस वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बेटा दे, सबकी वैल्यू याद रखेंगे, टीवी कितनी है 500, आईआरवी 2500 से 3000, ईआरवी 1000 से 1100, और आरवी, अच्छा आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, तो आंसर कितना आएगा, तो 3000 में 500 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3500,
और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी? तो 1000 में 500 जोड़ोगे या 1100 में 500 जोड़ोगे, तो 1100 में 500 जोड़ोगे तो 1600 आएगी, 1700 आ ही नहीं सकती है। फिर सुने, एफआरसी कितनी होगी? तो 1100 और 1200 जोड़ोगे तो कितना आएगी? 2300 आएगी। फिर वाइटल कैपेसिटी 4600 और टोटल कैपेसिटी 5800 रुपए, कितना आएगी? 5800 ml। एक्सचेंज, एक्सचेंज कह रहा दो जगह होता है, तो प्राइमरी साइट कौन सी है? वो अलग बात है कि हमको और कहाँ मिलता है, ब्लड और टिश्यू के बीच भी मिलता है। O2 और CO2 का एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है? सिंपल डिफ्यूजन रटना है। और किस आधार पर होता है? प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाँ, कौन कौन से फैक्टर और हैं? एक फैक्टर क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और दूसरा फैक्टर क्या है? थिकनेस। ये भी इन्वॉल्व है किसमें? डिफ्यूजन के फैक्टर में। अगर आपसे फैक्टर पूछा जाए तो 3 मिल गए, कौन से? तो एक है प्रेशर ग्रेडियंट, पहला मेन तो यही है, प्रेशर का अंतर ही तो सबसे मेन अंतर है। लेकिन दूसरा सॉल्युबिलिटी है और तीसरा थिकनेस है। अगर आल मिलेगा तो आल लगाइएगा, और चूज करवाएगा तो क्या लगाइएगा? प्रेशर ग्रेडियंट लगाइएगा। प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर के द्वारा जो गैस, इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर होता है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, मिक्सचर में हमेशा काम आता है। तो यहाँ टेबल दिए, तो टेबल देखेंगे। O2 का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 1, ये पूरी टेबल रटना है आपको। एल्वियोलाई में और डी ऑक्सीजनेटेड में, ओ ऑक्सीजनेटेड में और टिश्यू में। तो देखो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। एल्वियोलाई में ज़्यादा है और डी में कम है, तो यहाँ से यहाँ O2 जाएगी। और देखो, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ क्या है? तो इस ऑक्सीजनेटेड से कहाँ जाएगी? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि O2 कहाँ से कहाँ चलेगी, तो कहोगे एल्वियोलाई से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू। अच्छा, CO2 देखो, CO2 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ तो टिश्यू से कहाँ आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ आएगी? तो ये दो याद रखना है कि किसका कितनी वैल्यू है और किधर से किधर चलेंगे। O2 किधर से किधर चलेगा? एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू, और CO2 टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई। बाकी ये एक स्पेशल आपको अलग से रट लेना है, वही यहां दिया हुआ है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 CO2 का बताओ तो आप बता दोगे, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पूछेगा तो भी आप बता दोगे, एल्वियोलाई में पूछेगा तो भी आप बता दोगे। तो अगर आप वैल्यू पर नजर डालोगे तो बताओ कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या कह रहा है। तो कह रहे ऑक्सीजन चलेगी कहां से? एल्वियोलाई से ब्लड, और ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट दिशा में चलेगी। अपोजिट का मतलब टिश्यू से ब्लड और ब्लड से, अब फैक्टर दूसरा आ गया किसका? किसकी सॉल्युबिलिटी कितने गुना ज्यादा है कि कम? ज्यादा है, किससे? इसी नाते अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर 1 यूनिट का अंतर है तो किसका ज्यादा होगा? CO2 का। किससे? O2 की सॉल्युबिलिटी कम है, CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो अगर पर यूनिट डिफरेंस रखोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? CO2 का ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा? कहोगे सॉल्युबिलिटी ज्यादा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी है, वो यहां देख लो कौन कौन सी। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम, ये एंडोथेलियम, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन।
पहली कौन सी है स्क्वामस एपिथेलियम किसकी, एल्वियोलाई। दूसरी कौन सी है एंडोथेलियम किसकी, कैपिलरी। और बीच में क्या है बेसमेंट सब्सटेंस। तीन बेसमेंट सब्सटेंस हमेशा सपोर्ट करता है किसको, एपिथेलियम को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टोटल थिकनेस कितनी होती है तो कहोगे लेस देन ए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से कम होती है। तो सारे फैक्टर चाहते हैं कि O2 कहाँ से चले, एल्वियोलाई से, और कहाँ पहुंच जाए, और CO2 कहाँ से चले और कहाँ पहुंच जाए। ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कुछ ना कुछ एग्जाम में ट्रांसपोर्ट और फिट सवाल हैं। ये जो यहाँ पैराग्राफ लिखा है इसी से एग्जाम में सवाल आ रहा, रट लीजिएगा केवल। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, पहला सवाल है कि किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करेंगे, ब्लड, किसका, O2 का भी और CO2। बस ये रटना है आपको। कितने परसेंट, 97% कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो बचा कितना 3%। कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, डिजॉल्व स्टेट, कहाँ, प्लाज्मा। ये किसकी है, O2 का। लेकिन अगर CO2 में आओगे तो 20 to 25% किसके साथ, RBC, 70% किसके साथ, बाइकार्बोनेट, और बचा कितना, वो क्या है, डिजॉल्व। ठीक है, तो ये आपको डाटा रटना है, या तो मैचिंग में सवाल आएगा या तो ऐसे ही कोई एक पूछ लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 का ट्रांसपोर्ट दो पार्ट में होना है, 97% और 3। हीमोग्लोबिन क्या है, तो पहले तो रटना आपको, रेड कलर आयरन कंटेनिंग, कहाँ पाया जाता है, O2 बाइंड कर सकता है किससे, किस मैनर में, और तो बनेगा क्या। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपको रटना है कि ईच हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है मैक्सिमम कितने, तो कितने 4 मॉलिक्यूल। ये मैक्सिमम है, मिनिमम कितने होंगे, तो मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 4 होगा। अब ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, यही से सवाल आते हैं। इधर देखिए, ये है हीमोग्लोबिन और ये है ऑक्सीजन, और बनना क्या है, HbO2। यहां सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस केवल 2 क्वेश्चन। क्या, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है लंग्स पर। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, तो ये घटना कहाँ होती है। इसका मतलब यहां पर जो फैक्टर होंगे वो रिएक्शन को इधर चलाएंगे, और यहां पर जो फैक्टर होंगे वो रिएक्शन को, बस यही 2 सवाल हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन को फॉरवर्ड चला करके क्या बनाएं, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन को बैकवर्ड चला करके क्या रिलीज कर दें, O2। वही यहां लिखा है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद क्या, ये मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करता है, किस पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। लेकिन और क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और क्या चाहिए, H+ आयन, और क्या चाहिए। ये अदर फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इंटरफेयर। तो कौन कौन सी चीज हो गई, एक O2 हो गया, एक CO2 हो गया, टेम्परेचर हो गया, H हो गया। अगर H हो गया तो अंडरस्टूड है, फिर क्या है, pH भी है। याद ये रखना है कि जब कभी O2 ज्यादा होगा तो CO2 अपने आप कम, और जैसे CO2 कम वैसे टेम्परेचर कम, वैसे H कम, और H कम तो pH ज्यादा। और क्या, अगर O2 हम कम कर दें तो जैसे O2 कम करोगे ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो आप O2 केवल याद रखिएगा, बस बाकी याद ही नहीं रखना है। और इतना तो आसानी से पता है कि लंग्स पर क्या ज्यादा होता है, O2 की CO2, O2 ज्यादा होता है।
तो बस लंग्स पर O2 ज़्यादा तो CO2 अपने आप क्या कम, तो H भी कम तो टेम्परेचर भी क्या कम, और टिश्यू पर O2 कम होता है तो CO2 तो H ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करने पर प्रभावित करते हैं, तो कहोगे 4 फैक्टर। कौन कौन? O2, CO2, H और टेम्परेचर, ये मेन फैक्टर है। तो टिक करोगे। ये तो अभी आपको रटना है। ये बीच में लाइन आ गई है कि कौन सा कर्व मिलेगा, सिग्माइड कर्व। कब? जब एक तरफ क्या परसेंटेज सेचुरेशन लेंगे हीमोग्लोबिन का, किससे? O2, और दूसरी तरफ क्या लेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो कैसा कर्व मिलेगा? और इसका नाम क्या है बेटा? क्या नाम है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन। और ये क्यों पढ़ते हैं? तो ये पता करना है कि इफेक्ट किसका है और H प्लस का, CO2 और H प्लस का इफेक्ट क्या है, ये हमको कौन बताएगा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मतलब समझ लो, देखो फैक्टर, एक फैक्टर क्या है? O2, दूसरा फैक्टर क्या है? CO2, तीसरा फैक्टर है H, और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। तो यहाँ ये कहा गया है कि O2 तो चलो प्राइमरी फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन CO2 और H का कितना रोल है ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमको कौन बताएगा? तो कहोगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये टिक करो, यहां से बहुत बार एग्जाम में आया है इसी जगह से। अगर आप जल्दी में होंगे तो यही 2 लाइनें पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में एक लाइन आ जाएगी। इन द एल्वियोलाई वहां क्या होगा? O2 हाई, CO2 लो, लो H और लो टेम्परेचर। ये सब फैक्टर क्या फेवर करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि टिश्यू पे क्या होगा बेटा? तो पता है O2 क्या होगा? लो, तो अपने आप CO2 हाई, H हाई, टेम्परेचर हाई, ये सब क्या करेंगे? डिसोसिएशन ऑक्सीजन का। कहां से? बस इतना अगर आप रट के गए इतना, तो एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, एक तो पक्का आने आना है, हर साल आ रहा है, घुमाना कुछ ना कुछ इसमें से पूछ ही ले रहा है। क्या? कौन सी कंडीशन है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, कौन सी कंडीशन है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, या आप रट लेंगे। कैसे याद रखेंगे? उसी में इतना दिमाग में रखेंगे, लंग्स पर O2 क्या रहता है? ज्यादा। बस आगे आप सब याद है क्या? O2 ज्यादा तो CO2 कम तो H कम तो टेम्परेचर कम, बस खत्म। और टिश्यू पर O2 कम होता है तो CO2 ज्यादा, H ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, बस इतने क्वेश्चन। ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि O2 बाउंड करेगा किससे, कहां, और ये डिसोसिएट करेगा कहां। ये भी खूब सवाल एग्जाम में नीट में आया है कि 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, किसको देगा? बस अंडर नॉर्मल कंडीशन में। फिर CO2। इस बात को याद रखिएगा, इधर देखिए जरा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हीमोग्लोबिन O2 से भी बाइंड करता है, ध्यान से सुनिएगा। जब O2 से बाइंड करने की बात आएगी तो मेन फैक्टर O2 होगा और साइड फैक्टर CO2 होगा। और जब ये CO2 से जुड़ेगा तो मेन फैक्टर CO2 हो जाएगा और साइड फैक्टर O2 हो जाएगा। आराम से बताएं, लंग्स की सरफेस पर हीमोग्लोबिन O2 से जुड़ेगा तो CO2 से अलग भी तो होगा, कि एक बार ही करेंगे वो बार दूसरी बार दूसरा काम करेंगे, साथ ही तो काम होगा। लंग्स की सरफेस पर हीमोग्लोबिन है तो काम करेगा, O2 लेगा और CO2 छोड़ देगा। और जब टिश्यू की सरफेस पे आएगा तो टिश्यू की सरफेस पर O2 छोड़ देगा और CO2 ले लेगा। ध्यान सुनेंगे, अब हमको ये पढ़ना है। कह रहा है
कि हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करे और HBCO2 बनाए। बताओ ये घटना लंग्स पर होगी कि टिश्यू पर? ये घटना होगी टिश्यू पर। टिश्यू पर इधर की तरफ घटना चलेगी और लंग्स पर इधर की तरफ चलेगी। बताओ कौन सी कंडीशन है जो हीमोग्लोबिन को CO2 से बाइंड करवाएंगे? तो कहोगे जो टिश्यू वाली कंडीशन है। और टिश्यू वाली कंडीशन कौन सी है? O2 कम CO2 ज्यादा। और कौन सी कंडीशन है जो CO2 रिलीज करवाएंगे? तो कहोगे ये लंग्स वाली सरफेस है। तो लंग्स पे कौन सी कंडीशन? O2 ज्यादा CO2 कम। तो जो जिससे रिएक्शन चल रहा होगा वही मेन होगा। इस रिएक्शन में मेन कौन है? और पहले वाली रिएक्शन मेन O2 था। अब पढ़ो, CO2 ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन से भी, किस फॉर्म में? जिसको HBCO2 कहते हैं, वो भी कितने %? 20 से 25। लिखा है बाइंडिंग। दिस बाइंडिंग का मतलब हीमोग्लोबिन का CO2 से बाइंडिंग रिलेटेड विद, अब देखो यहां क्या लिखा है, और अभी ये O2 से बाइंडिंग होती तो O2 लिखा होता, बस इतना रखिएगा। लेकिन अब फैक्टर दूसरा कौन आ जाएगा? O2 आ जाएगा, जो इफेक्ट करेगा दिस बाइंडिंग। दिस बाइंडिंग का मतलब हीमोग्लोबिन का CO2 दे, हीमोग्लोबिन का CO2 से बाइंडिंग का मेन फैक्टर CO2, साइड फैक्टर O2। और हीमोग्लोबिन का O2 से बाइंडिंग मेन फैक्टर O2, तो साइड फैक्टर CO2। कह रहा है बताओ जब CO2 क्या हो तो अपने आप O2 क्या हो जाएगी? कहां? तो क्या होगी? किसकी? CO2 की। और जब उल्टा हो जाए, CO2 क्या हो जाए और O2 क्या हो जाए, कहां होगा? तो क्या हो जाएगा? रटना नहीं, दिमाग लगाना है, ठीक? और जब डिसोसिएट होगा तो CO2 रिलीज हो जाएगी। कहां से? मतलब वो CO2 जो हीमोग्लोबिन से बाइंड हुई थी, कहां? वो डिलीवर हो गई कहां? आरबीसी के अंदर। एक बहुत हाई कंसंट्रेशन एंजाइम है, नाम न भूलिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और इसी का थोड़ा बहुत मात्रा कहां पाई जाती है? तो ये सवाल है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां है या कहां कहां है? तो कहो आरबीसी में भी है और प्लाज्मा। हाँ, ज्यादा कहां है? तब आप कहोगे आरबीसी। ये एंजाइम रिएक्शन को दोनों दिशाओं में चलाता है। दोनों दिशाओं का मतलब देखो, टिश्यू की सरफेस पर CO2 वाटर से मिल करके H2CO3 बना करके HCO3- और H+, ऐसे लाइन खींच दीजिए और लिख दीजिए टिश्यू, ठीक? और ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे एरो कर दीजिए ऐसे, और लिख दीजिए लंग्स। बस आपको बताना ये है कि कब ये रिएक्शन इधर को चलेगी और कब ये रिएक्शन इधर चलेगी। तो केमिस्ट्री वाइज जब रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है। तो अगर CO2 ज्यादा है तो रिएक्शन, और अगर CO2 कम है तो कब ज्यादा होती है? टिश्यू पर CO2 ज्यादा, रिएक्शन क्या हो गई? और लंग्स पर CO2 कम, रिएक्शन क्या हो गई? भाई इतना क्वेश्चन है। एट टिश्यू साइट जहां CO2 क्या है, क्यों? क्योंकि वहीं कैटाबोलिज्म हो रही है। तो CO2 सीधे कहां आएगा? ब्लड। कहां? आरबीसी में और प्लाज्मा। फिर तुरंत क्या बनेगा? लेकिन एल्वियोलाई पर बेटा क्या होगा? CO2 वहां क्या होती है? लो। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। और फिर क्या बनेगा? CO2 और वाटर। CO2 ट्रैप होता है किस फॉर्म में, कहां? और ट्रांसपोर्ट हो जाता है और आखिरी में रिलीज होता है किस फॉर्म में? हाँ, ये रटना है। 100 ml ऑक्सीजन, 100 ml ऑक्सीजन कितना छोड़ता है? तो 5 ml। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो, और ये छोड़ेगा कहां? और वो कहां छोड़ रहा था? टिश्यू पर। रेगुलेशन, रेगुलेशन अच्छा है।
कह रहा हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। कौन सी चीज? रेस्पिरेटरी रिदम, कैसे लंबी लंबी सांसें लेंगे या नहीं लेंगे, किसके हिसाब से सेट करते हैं? डिमांड ऑफ बॉडी। और डिमांड कहाँ से आती है? जैसे अभी आप रिलैक्स मूड में बैठे हैं, डिमांड आपकी O2 की कम है, आप आसानी से सांस ले रहे हैं। लेकिन अभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, सबको जान बचाकर भागना पड़े, तो ब्रीदिंग रेट क्या कर जाएगा? तो जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे ब्रीदिंग रेट आपकी बढ़ जाएगी, फिर डिमांड खत्म हो जाएगी तो फिर से क्या हो जाएगी? नॉर्मल। तो डिमांड के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? मेंटेन या एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये काम कौन कराएगा? कौन कराएगा? न्यूरल सिस्टम। कैसे? एक स्पेशल सेंटर पाया जाता है। कहाँ? मेडुला में। मेडुला कहाँ है? ब्रेन। नाम क्या है? यही मुख्य रूप से जिम्मेदार है किसके लिए? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, प्राइमरली कौन रेगुलेशन कराएगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। लेकिन एक और सेंटर भी है। कहाँ? पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन। नाम ना भूलिएगा। क्या नाम है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये मदद करता है, फंक्शन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसकी मदद करता है। मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की मदद कौन करेगा? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कैसे करेगा? देखो, ये टिक कर लो। ये जानते हो किसके बारे में लिखा है? इसी न्यूमोटैक्सिक के बारे में लिखा है। न्यूरल सेंटर कहाँ से आए? दिस का मतलब न्यूमोटैक्सिक। तो ये क्या कर देता है? घाटा देता है। क्या? ड्यूरेशन। तो अगर ड्यूरेशन घटाओगे तो रेट बढ़ जाएगा। यहां अल्टर लिखा है, अल्टर की जगह आप इंक्रीज लिख दीजिए। इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन क्या करेगा? कम करेगा। इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम करोगे तो रेट बढ़ जाएगा। कीमोसेंसरी एरिया पाया जाता है। कहाँ? बिल्कुल रिदम सेंटर के बगल में, जो कि हाईली सेंसिटिव है। किससे? CO2 और H+। जैसे ही दोनों बढ़ते हैं, मतलब CO2 बढ़ा और H बढ़ा, वैसे ही सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, सिग्नल भेज देगा किसको? रिदम सेंटर को, और कहेगा एडजस्ट करो। देखो एडजस्ट क्या करना है, यहां लिख लीजिए कि अगर CO2 और H+ बढ़ जाए तो रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और उल्टा कर दीजिए, अगर CO2 और H+ क्या हो जाए? कम हो जाए तो रेट क्या हो जाएगा? बस इतना याद रखना है। फिर देखो, कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं दो और जगह। एक का नाम एओर्टिक आर्च, एक कौन सी? कैरोटिड आर्टरी। यहां भी पता चलेगा कितना CO2 और H+। और ये भी सिग्नल भेज देंगे किसको? उसी रिदम सेंटर को, वो फिर से एडजस्टमेंट करेगा। बस ये बहुत बढ़िया है। किसका रोल बहुत ज्यादा नहीं है? ऑक्सीजन का, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मतलब O2 का बहुत ज्यादा असर नहीं है। वो अलग बात है कि अगर O2 कम होगा तो CO2 क्या होगा? ज्यादा होगा, वो बात सही है। लेकिन O2 का सीधे रोल नहीं है। इतना खुश है एग्जामिनर इस हेडिंग से, एक सवाल पूछ ही रहा है, जान लीजिए। और खास बात सुनो, लिखा बहुत कम है, इतने में से ही सवाल आ रहा है। तब इतने में से आ रहा तो एक एक शब्द याद होना चाहिए। क्या? अस्थमा क्या है? तो कहोगे सांस लेने में दिक्कत, इतना क्वेश्चन आ गया। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अस्थमा। साथ में क्या हो जाता है? वीजिंग साउंड। क्यों हो जाता है? इन्फ्लामेशन। किसमें हो जाता है? एक बार क्वेश्चन आया, उसमें कहा इन्फ्लामेशन इन ट्रेकिया। सही है? नहीं सही है। कहाँ इन्फ्लामेशन है? लेकिन वो घर जाने के बाद पता चला था इन्फ्लामेशन कहाँ है? ट्रेकिया में नहीं। कहाँ है? सब पूछा जा चुका है, आगे बढ़ा दो। ड्यू टू हिस्टामिन
हिस्टामिन निकलता है कहां से? फ्रॉम मास्ट सेल। इसका मतलब ये कैसी घटना है? कैसी घटना है? एलर्जी की घटना है। अब आ जाओ एम्फाइसीमा। जितना लिखा कुल पूछा जा चुका है। कैसी बीमारी है? क्रोनिक का समझो, जैसे कॉमन कोल्ड होता है वो एक्यूट डिजीज है, आए फिर ठीक हो जाए। क्रोनिक है जिसमें क्या हो जाता है? बढ़िया हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो क्या घट जाता है? बढ़ता है कि घटता है? इसका मेजर काज क्या है? तो कहोगे सिगरेट स्मोकिंग। सब सवाल ही सवाल हैं, सब पूछे जा चुके हैं। बीड़ी सिगरेट चाहे जो पियो होगा उसी से। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल आया है सिलिकोसिस। है बहुत सारे, लेकिन कम से कम इतना याद रखो। क्वेश्चन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम काज। तो किसी व्यक्ति के काम काज से अगर उसको कोई बीमारी हो जाए तो उसको क्या कहोगे? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो काम काज देखो, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जहां ग्राइंडिंग या ब्रेकिंग होती है, किसका? स्टोन का। तो बहुत ज़्यादा क्या बनेगी? डस्ट। तो हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगी। और अगर ये धूल एक्सपोज होती रही बहुत दिनों तक तो क्या हो जाएगा? और इन्फ्लामेशन अगर बहुत दिनों तक होता है तब क्या होगा? फाइब्रोसिस। और जब फाइब्रोसिस हो जाएगा तो डैमेज हो जाएंगे क्या? लंग्स। फाइब्रोसिस अलग पढ़ लीजिए क्या है। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो क्या काम बंद कर देना चाहिए? पत्थर की तोड़ाई बंद कर देनी चाहिए? ऐसा नहीं है, काम करना चाहिए। तो वर्कर को क्या पहनना चाहिए? मास्क। जैसे 2019 में कोरोना आया, उसके सब लोग मास्क पहने, ठीक है। तो जितने दिन मास्क पहने उतने दिन क्या नहीं होगा? कोविड नहीं होगा, सिलिकोसिस भी तो नहीं होगी, ठीक है। मास्क पहनने से कौन सी बीमारी नहीं होगी? तो अभी फिलहाल ये याद रखिएगा, कौन सा? सिलिकोसिस, ठीक है। बस कल मिलेंगे। नीट पॉइंटर नई मार्केट में आने वाली, उम्मीद है कल या परसों आ जाएगी। और उसमें हमने सभी चैप्टर के एसर्शन रीजन दे दिए। लगभग 350 एसर्शन रीजन है उसमें। एसर्शन रीजन दिए कैसे हैं कि किस एसर्शन का क्या रीजन है। तो हर एसर्शन का आप रीजन उससे पढ़ लेंगे और हमें उम्मीद है उसी में से एसर्शन रीजन एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि जितने बन सकते थे एनसीईआरटी में वो सब हमने बना के उसमें दे दिए हैं। तो हर चैप्टर में लगभग 10 एसर्शन रीजन है, 32 चैप्टर हैं, तो 320 तो हो ही गए। 320 के आसपास दिए हुए हैं और आप एसर्शन रीजन उसी में से मोटा मोटा मिल जाएगा आपको। 1-2 दिन में आपको बुक मिल जाएगी।